प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु धरगढ़ आज आपको समसीमांत उपयोगिता नियम भाग 1 के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो इस नियम को अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, मितव्ययिता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, आनुपातिकता का नियम, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता का संतुलन, गॉसन का दूसरा नियम, आय के आवंटन का नियम आदि। तो इस तरह से यह नियम कई नामों से जाना जाता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जो अनेक प्रयोगों में लाई जा सकती है, तो वह उसको विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोगों में समान रहे। तो इस तरह से मार्शल ने कहा है कि यदि कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम कई प्रयोगों में काम में ले सकते हैं, तो वह उसको विभिन्न प्रयोगों में इस तरह से बांटेगा कि उसकी सीमांत उपयोगिता सभी प्रयोग में समान रहे। एक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए द्रव्य या मुद्रा को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए द्रव्य की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। तो मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम विभिन्न प्रयोगों में काम में ले सकते हैं। तो व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मुद्रा को इस प्रकार से व्यय करेगा कि प्रत्येक प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में समान रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि परीक्षा में हम इसे कैसे याद करें, तो आप इसके शब्दों पे ध्यान दीजिए। समसीमांत उपयोगिता नियम, तो सीमांत उपयोगिता कैसी है? सम अर्थात बराबर। तो विभिन्न प्रयोगों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में समान रहती है। कब? जब हम सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करते हैं। तो इस तरह से सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करना चाहिए कि प्रत्येक प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर बराबर या समान रहे। तो ये है समसीमांत उपयोगिता नियम। इसका उदाहरण ले लेते हैं। माना कि एक व्यक्ति के पास 6 रुपये है, जिन्हें वह चावल और दाल पर व्यय करना चाहता है। वस्तुओं पर प्रत्येक 1 रुपये का व्यय करने से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं निम्न तालिका से स्पष्ट हैं। तालिका इस प्रकार से है। पहले कॉलम में है द्रव्य या मुद्रा की इकाइयाँ जो कि रुपए में हैं। दूसरे कॉलम में है चावल की सीमांत उपयोगिता और तीसरे में है दाल की सीमांत उपयोगिता।
तो हमारे पास मुद्रा है 6 रुपये। तो सबसे पहले हमने मुद्रा ली है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर दूसरे कॉलम में है चावल की सीमांत उपयोगिता। तो आप देखिए, पहला रुपया जब चावल पर व्यय किया जाता है तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 18। दूसरे रुपये को व्यय करने से चावल की सीमांत उपयोगिता है 16। तीसरा रुपया व्यय करने से चावल की सीमांत उपयोगिता है 14। चौथा रुपया व्यय करते हैं तो चावल की सीमांत उपयोगिता है 12। पाँचवा रुपया व्यय करते हैं तो चावल की सीमांत उपयोगिता है 10। और छठा रुपया चावल पर व्यय करें तो सीमांत उपयोगिता है 8। तो इस तरह से चावल की सीमांत उपयोगिता 18, 16, 14, 12, 10 और 8 है। तो ये सीमांत उपयोगिता घटती हुई है। आप जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है कि एक बिंदु के बाद उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है। इसके बाद तीसरे कॉलम में है दाल की सीमांत उपयोगिता। जब पहला रुपया दाल पर व्यय करेंगे तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है 14। दूसरा रुपया दाल पर व्यय करने से इसकी सीमांत उपयोगिता है 12। तीसरा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 10। चौथा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 8। पाँचवा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 6। और छठा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो इसकी सीमांत उपयोगिता है 4। तो इस तरह से दाल की सीमांत उपयोगिता है 14 है, 12 है, 10, 8, 6 और 4। तो अब उपभोक्ता अपने 6 रुपये को व्यय करना प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला रुपया वह कहाँ व्यय करेगा? चावल पर, क्योंकि चावल की सीमांत उपयोगिता है 18। तो वह पहला रुपया चावल पर व्यय करेगा। क्योंकि दाल पर यदि वह व्यय करता है तो उसको सीमांत उपयोगिता सिर्फ 14 ही मिल रही है, अतः वह दाल पर नहीं करेगा बल्कि चावल पर पहला रुपया व्यय करेगा। तो कोष्ठक में जो मैंने पहला लिखा है इसका मतलब पहला रुपया व्यय कर रहा है। तो कोष्ठक में जितने भी ये अंक लिख रखे हैं तो वो इस बात को बताते हैं कि कौन सा रुपया कहाँ व्यय किया जाता है। अब दूसरा रुपया वह व्यय करना चाहता है। तो आप देखिए, चावल की सीमांत उपयोगिता है 16 और दाल की है 14। तो 16 और 14 में 16 ज़्यादा है तो दूसरा रुपया वह चावल पर व्यय करेगा। इसके बाद तीसरा रुपया व्यय करना है तो चावल की सीमांत उपयोगिता भी 14 है और दाल की सीमांत उपयोगिता भी 14 है, दोनों जगह बराबर है। तो वह कहीं भी व्यय कर सकता है। माना कि तीसरा रुपया दाल पर व्यय करता है और चौथा रुपया चावल पर व्यय करता है। इसके बाद पाँचवा रुपया है वह दाल और चावल कहीं भी व्यय कर सकता है, क्योंकि दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 12 इकाई के बराबर है। माना कि वह पाँचवा रुपया दाल पर व्यय करेगा और छठा रुपया चावल पर व्यय करेगा और उसके पास कुल रुपए हैं 6। तो 6 में से 4 रुपये चावल पर और 2 रुपये दाल पर व्यय किए जाएंगे और इस स्थिति में दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 12 इकाई के बराबर है। अर्थात चावल से भी हमें 12 इकाई के बराबर मिल रही है और दाल से भी हमें 12 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल रही है। तो दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान है, अतः उपभोक्ता यहाँ संतुलन की स्थिति में होगा और वह 4 रुपये चावल पर और 2 रुपये दाल पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो आप आगे देखिए, 6 रुपये में से 4 रुपये चावल पर
और 2 रुपये दाल पर व्यय करने से कुल उपयोगिता ये बराबर है 18 + 16 + 14 + 12, अर्थात इन चारों का योग हमने किया है, प्लस 14 + 12, अर्थात इन दोनों का योग किया है। तो इस तरह से 4 रुपये चावल पर और 2 रुपये दाल पर व्यय करने से कुल उपयोगिता हो जाएगी 18 + 16 + 14 + 12 + 14 + 12 = 60 + 26 = 86 या 86 इकाई प्राप्त करेगा, जो सर्वाधिक है। साथ ही द्रव्य या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता प्रत्येक उपयोग में समान अर्थात 12 इकाई के बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमांत उपयोगिता के योग के द्वारा हम कुल उपयोगिता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। यदि उपभोक्ता अपने व्यय करने का क्रम बदल देता है तो क्या होगा, आप देखिए, यदि 6 रुपये में से 5 रुपये चावल पर और 1 रुपया दाल पर व्यय करें तो क्या होगा कि 5 रुपये चावल पर हैं, इसका मतलब सीमांत उपयोगिता यहाँ 10 है, और 1 रुपया दाल पर है, इसका मतलब यहाँ सीमांत उपयोगिता 14 है। तो पहली बात, सीमांत उपयोगिता चावल और दाल की आपस में बराबर नहीं है। और साथ ही यदि हम कुल उपयोगिता निकालते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगी कि यदि 6 रुपये में से 5 रुपये चावल पर और 1 रुपया दाल पर व्यय करें तो कुल उपयोगिता = 18 + 16 + 14 + 12 + 10 + 14 बराबर हो जाएगा 70 + 14, अर्थात 84 इकाई प्राप्त करेगा, जो पहले से कम है। तो इस तरह से 5 रुपये चावल पर और 1 रुपये पर दाल पर व्यय करना लाभदायक नहीं है। अब यदि वह किसी और तरीके से व्यय करता है, माना कि 6 रुपये में से 3 रुपये चावल पर और 3 रुपये दाल पर व्यय करे, तो आप देखिए 3 रुपये चावल पर करता है तो सीमांत उपयोगिता है 14, और 3 रुपया दाल पर व्यय करता है तो सीमांत उपयोगिता है 10। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता आपस में समान नहीं है। साथ ही आप देखिए कुल उपयोगिता कितनी होती है, तो यहाँ से यदि 6 रुपये में से 3 रुपये चावल पर और 3 रुपये दाल पर व्यय करें तो कुल उपयोगिता 18 + 16 + 14, अर्थात इन तीनों का योग कर रहे हैं, प्लस 14 + 12 + 10, अर्थात इन तीनों का योग किया है, = 48 + 36 = 84 इकाई प्राप्त करेगा। यह भी पहले से कम है, तो यहाँ कुल उपयोगिता भी कम आ रही है। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए उसे 4 रुपये चावल पर और 2 रुपये दाल पर व्यय करने चाहिए, अर्थात 6 रुपये हैं उसमें से 4 रुपये चावल पर और 2 रुपये दाल पर व्यय करना चाहिए। इस स्थिति में दोनों की सीमांत उपयोगिता आपस में समान अर्थात 12 इकाई के बराबर होती है और कुल उपयोगिता 86 इकाई के बराबर प्राप्त करता है। इसके बाद हम लेंगे डायग्राम। तो जो तालिका है उसके आधार पर हमने ये डायग्राम बनाया है। तो आप देखिए, पहला रुपया चावल पर व्यय करता है तो सीमांत उपयोगिता है 18 इकाई, तो ये बिंदु आ जाएगा। दूसरा रुपया व्यय करते हैं तो चावल की सीमांत उपयोगिता है 16, तो ये बिंदु। तीसरा रुपया चावल पर व्यय करता है तो सीमांत उपयोगिता है 14, तो ये बिंदु आ जाएगा। फिर चौथा रुपया चावल पर व्यय करते हैं तो सीमांत उपयोगिता है 12 इकाई, तो ये बिंदु आ जाएगा। पाँचवा रुपया चावल पर व्यय करता है
तो सीमांत उपयोगिता है 10, ये बिंदु आएगा। और छठा रुपया चावल पर व्यय करते हैं, सीमांत उपयोगिता है 8, ये बिंदु आ जाएगा। इन बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला दें तो ये हमें चावल की सीमांत उपयोगिता का वक्र प्राप्त होता है। अब हम दाल के लिए सीमांत उपयोगिता का वक्र बनाएंगे। तो आप तालिका में देखिए, पहला रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो सीमांत उपयोगिता है 14, तो ये बिंदु आएगा। दूसरा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो सीमांत उपयोगिता है 12 इकाई, तो ये बिंदु आ जाएगा। तीसरा रुपया दाल पर व्यय करें तो सीमांत उपयोगिता है 10, तो ये बिंदु आएगा। चौथा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो सीमांत उपयोगिता है 8, ये बिंदु आएगा। पाँचवा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो सीमांत उपयोगिता है 6, ये बिंदु आएगा। और छठा रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो सीमांत उपयोगिता है 4, तो ये बिंदु आ जाएगा। इन बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं तो हमें दाल की सीमांत उपयोगिता का वक्र प्राप्त होता है। तो आप देखिए, इस डायग्राम में यदि 4 रुपये चावल पर व्यय किए जाते हैं तो ये 4 रुपये हैं, ये चावल पर अर्थात यहाँ तक व्यय करेंगे तो हमें EF, ये वाला EF के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। और 2 रुपया दाल पर व्यय करते हैं तो सीमांत उपयोगिता है BC के बराबर, अर्थात दोनों जगह हमें 12 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। तो आप यहाँ से देखिए, चावल पर 4 रुपया व्यय करने से द्रव्य या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता EF के बराबर तथा दाल पर 2 रुपया व्यय करने से सीमांत उपयोगिता BC के बराबर है। ये दोनों सीमांत उपयोगिताएं 12 इकाई के बराबर हैं। दोनों दिशाओं से सीमांत उपयोगिताएं बराबर होने से उपभोक्ता को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में रहेगा। अब यदि उपभोक्ता सोचता है कि मैं इस तरह से व्यय नहीं करके किसी अन्य तरीके से व्यय करूं, माना कि वह व्यय का तरीका बदल देता है और 5 रुपये चावल पर और 1 रुपया दाल पर व्यय करता है, तो आप देखिए इसका परिणाम क्या होगा। यदि वह 5 रुपये चावल पर व्यय करता है तो ये 5 रुपये है और चावल का मतलब यहाँ व्यय कर रहा है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता है GH के बराबर। और 1 रुपया दाल पर व्यय करता है और इसकी दाल की सीमांत उपयोगिता है AD के बराबर। तो आप देखिए दोनों की सीमांत उपयोगिता आपस में समान नहीं है। साथ ही जब 4 से बढ़ा करके 5 रुपया चावल पर व्यय किया तो इसकी वजह से उसकी कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई EFGH के बराबर, अर्थात ये जो क्षेत्रफल है इसके बराबर कुल उपयोगिता में वृद्धि हुई है। और दाल पर 2 से घटा करके 1 रुपया किया तो उसकी कुल उपयोगिता में कमी हुई है ABCD के बराबर, अर्थात ये जो क्षेत्रफल ABCD के बराबर कुल उपयोगिता में कमी हुई है। तो आप दोनों की तुलना कीजिए, एक क्षेत्रफल है ABCD जो कि नुकसान बता रहा है, दूसरा क्षेत्रफल है EFGH जो कि उसको लाभ दे रहा है। तो कौन सा क्षेत्रफल अधिक है? ABCD अधिक है, इसका मतलब उसे नुकसान अधिक हो रहा है बजाय उपयोगिता में वृद्धि के। तो यदि उपभोक्ता
5 रुपये चावल पर और 1 रुपया दाल पर व्यय करें तो इस स्थिति में EFGH के बराबर कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है और ABCD के बराबर कुल उपयोगिता में कमी होती है। यहाँ हानि लाभ की अपेक्षा अधिक है, अतः उपभोक्ता पहले वाली स्थिति में ही अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। तो इस तरह से 5 रुपया चावल पर और 1 रुपया दाल पर व्यय करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो संतुलन कहाँ होगा कि वह 6 रुपये में से 4 रुपये चावल पर और 2 रुपये दाल पर व्यय करता है और दोनों जगह सीमांत उपयोगिता आपस में ये बराबर रहती है। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।